हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुपर टेट की क्लासेस आप सभी के स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये सभी टेट के लिए, सभी टेट एग्ज़ाम के लिए, सभी शिक्षक भर्ती के लिए ये क्वेश्चन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए जुड़ने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन पाने के लिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर के शिक्षण में क्या शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अन्वेषण। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है अन्वेषण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण, चौथा है वर्णन अथवा अव्यक्तीकरण। क्लियर है? ये 4 सोपान है। ये जो 4 सोपान है उसमें से कौन सा शामिल है आपके चारों विकल्प में से? तो अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अन्वेषण खोजना। डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? कौन सी समस्या है ये? लेखन या पढ़ने संबंधी, या गणितीय कौशल संबंधी, या वाक क्षमता संबंधी विकार है? कौन सी समस्या है ये डिस्लेक्सिया? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। लेखन संबंधी समस्या से कौन सा विकार होता है? डिस्ग्राफिया। गणितीय कौशल संबंधी समस्या से डिस्कैल्कुलिया। वाक क्षमता संबंधी विकार से या मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है वो होती है अफेजिया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक यानी कि सबको शामिल करते हुए क्लास नहीं चल रही है। अन्वेषण में, व्याख्यान में, योजना में, या मस्तिष्क उद्वेलन में? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है व्याख्यान में। व्याख्यान में लेक्चर मेथड में बस लेक्चर दिया जाता है और बच्चे पूरी क्लास में सुनते हैं। टीचर लेक्चर देता है, अपनी बात को बताता है और क्लास पूरी बैठ करके सुनती रहती है। व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ठीक है? इसमें कोई एक विशिष्ट टीचर या कोई विशिष्ट व्यक्ति अपनी बात को, अपने विचारों को प्रकट करता है और सभी बच्चे या जो भी लोग रहते हैं वो उनकी बात को, उनके विचारों को सुनते हैं, बस। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे देखिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। किस अधिगम का ये उदाहरण है? एक बालक है जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, किसका एग्जाम्पल है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का ये एग्जाम्पल है। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण किसे कहते हैं? जब किसी परिस्थिति में जो आपने ज्ञान अर्जित किया, जो आपने अनुभव सीखा है, जो प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग आपने की है, उसका उपयोग किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय कंडीशन के अध्ययन में अगर किया जाता है तो इसे हम कहते हैं सीखने का ऊर्ध्व अंतरण। जो कुछ भी आपने सीखा है उसी का उपयोग किसी भिन्न प्रकार की परिस्थिति में किया जा रहा है, उसी से संबंधित कुछ उच्च स्तरीय परिस्थिति में अगर उसका प्रयोग किया जा रहा है तो इसे कहेंगे ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। जैसे बच्चा साइकिल चलाना जानता है
अब मोटर बाइक चलाना सीख रहा है तो इससे थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसी चीज़ का उपयोग ये कर रहा है, तो ये ऊर्ध्व अंतरण की कैटेगरी में आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। एक क्वेश्चन पे बिल्कुल भी 1 सेकंड ऐसा वेस्ट नहीं होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। जितना भी बोलेंगे, जितना भी टाइम आपका लगेगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हमेशा टाइम सेविंग वीडियो हमेशा रहेगा, आप इस बात। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है यहाँ पे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया था। कब किया था? 1904 में किया था। द्विकारक सिद्धांत ये क्या है? इनके अनुसार, इनके मतलब किन के अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर के बनी होती है। वे 2 कारक कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य योग्यता कारक, जिसे हम कहते हैं जी फैक्टर। दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक, जिसे कहते हैं हम एस फैक्टर। सामान्य, जनरल, एस स्पेशल। ठीक है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शैक्षिक लब्धि की बात हो रही है। बुद्धि लब्धि है एक, दूसरा है शैक्षिक लब्धि। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, सिरिल वर्ट ने। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट है, सिरिल वर्ट ने दिया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक परीक्षण का उपयोग किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस परीक्षण का उपयोग किया? इन्होंने इसके लिए चार्ल्स स्पीयरमैन के परीक्षण बैटरी का उपयोग किया। ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर सन 1913 में इन्होंने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? आपको बताना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा के द्वारा दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जो अभी मैंने लाइन बोला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के किस क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका उत्तर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर और समझ करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला आपका क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? सारे क्वेश्चन देखिए स्टैंडर्ड हैं, इंपॉर्टेंट, साथ साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, गेस्टाल्टवादियों का। अब मैंने पूछा क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, तो आपने कहा कि डी, गेस्टाल्टवादियों का। तो अधिगम संबंधी पहले ये देखिए, ये जो क्षेत्र सिद्धांत है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, ये दिया किसने था? तो ये दिया था कर्ट लेविन ने। अधिगम का जो क्षेत्र सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। और ये लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। तो इस आधार पे आपका विकल्प इस तरीके से आप गेस करेंगे, टिक करेंगे, कोरिलेट करेंगे। क्लियर है? लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है वो क्या कहता है, क्या बताता है? वो कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। मानव व्यवहार, जो मानव व्यवहार करता है, व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन चारों में से अलग है? 3 एक जैसे ही, एक डिफरेंट है। TAT, 16 PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राई मैन टेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 16 PF, पर्सनालिटी फैक्टर। 16 PF ये तीनों से अलग है। TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्राई मैन टेस्ट, ये सभी प्रक्षेपी तकनीकी हैं। जबकि ये 16 PF ए व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये 16 PF कैटल के द्वारा निर्मित किया गया था। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते चलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आप लोग नोट करते चलिए। जितने भी क्वेश्चन हम करवाते चलें, एक भी क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है, दिमाग में ऐसे बैठा लेना है कि जैसे ये एग्जाम में आने वाला, और ऐसे ऐसे कर करके आप इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। और ये 16 PF प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँख का रंग जो माता पिता से बच्चों में आता है उसे कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन या समाज? मैंने भी अभी जस्ट उसको डिटेल में बता दिया, तो आप लोग गेस कर ही लिए होंगे। माता पिता से मिल रहा है तो आनुवांशिकता। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट साथ साथ में। तो आपको बताना है संप्रत्यय, जिसे और आसान शब्दों में कह सकते हैं संकल्पना, कॉन्सेप्ट बनाने का पहला सोपान, पहला स्टेप कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्षीकरण करना, इंद्रियों के द्वारा जानकारी लेना, देखना, समझना, प्रत्यक्षीकरण हो गया। फिर उसके बाद आता है विभेदीकरण करना, तुलना करना। फिर पृथक्करण, बांटना, किसी भी आधार पर, रंग के आधार पे, आकार के आधार पे, इन सभी आधार पर बांटना। फिर उसके बाद सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, एक निष्कर्ष निकालना, एक स्टेटमेंट देना। ये होता है कॉन्सेप्ट निर्माण का सोपान। क्लियर है? कभी भूलना नहीं चाहिए। पहले नंबर पे यहाँ पे देखिए प्रत्यक्षीकरण, फिर दूसरा है विभेदीकरण, फिर तीसरा है पृथक्करण, चौथा है यहाँ पे सामान्यीकरण करना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोपान को सही क्रम में करिए, तो इस तरीके से आप करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन फिल इन द ब्लैंक ने किया था। किसने किया था? एरिक्सन, फ्रायड, कोहली, वाटसन। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है एरिक्सन ने। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1950 में एरिक्सन के द्वारा किया गया था। इनका मानना था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा, जो जैविक कारक है उनकी अपेक्षा सामाजिक कारक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास किन चरणों से होकर के गुजरता है? कितने चरणों से? 8 चरणों से होकर के गुजरता है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था, आपको बताना है वाटसन, मैस्लो, कोहली, पैवलव। ऑप्शन सही हो जाता है बी, मैस्लो के द्वारा। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे और भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? अभिप्रेरणा के मार्ग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अभिप्रेरणा का मार्ग सिद्धांत, अभिप्रेरणा का मार्ग सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस सिद्धांत का क्या कहना है? यह सिद्धांत कहता है कि जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए, जीने के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है।
देखिए, इस सिद्धांत आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये कहता है जो मनुष्य को जीने के लिए कोई वस्तु आवश्यक है और वो उसकी कमी अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है, यानी कि कमी से ही उसे पाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को बताया है जिससे कि मनुष्य प्रेरित होता है। तो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? शारीरिक है, सुरक्षा है, सामाजिक है, सम्मान है, आत्मानुभूति है। ठीक है, शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक, सम्मान, आत्मानुभूति। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? अधिकारी, यहाँ पे ग्रंथि आप जोड़ेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। क्यों? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, एकदम से मास्टर बन के बैठी है। तो ये पीयूष ग्रंथि है जिसे हम मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकल्प यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है? विकल्प सही हो जाता है सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का मतलब क्या है? भाषा विकास का मतलब है जिसमें बालक अपने विचारों को और भावों को प्रकट कर सके, ये है भाषा विकास। भाषा विकास के सिद्धांत में कौन कौन है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। और ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब है? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब आपको बताना है, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, ये है, या कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, ये है वैयक्तिक विभिन्नता। में समान और एक जैसे होते या ये है, या कोई नहीं। तो समान या एक जैसे होते ये बिल्कुल नहीं होगा, केवल शारीरिक भिन्नता ये भी नहीं होगा। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कोई दो व्यक्ति जब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं तब उनमें वैयक्तिक विभिन्नता होती है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, राष्ट्रीयता से। अधिगम क्षमता आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण से, इन सभी से प्रभावित होती है। अधिगम लर्निंग, अगर आपके माँ बाप सीखने में माहिर रहे हों तो आप अच्छे तरीके से ज़्यादा तेज़ी से सीख पाएंगे। वातावरण का इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वातावरण का। और आपको प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है, आपको सिखाया कैसे जा रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन राष्ट्रीयता अधिगम क्षमता को बढ़ाने या घटाने में रोल प्ले नहीं करती। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? जस्ट इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने करवाया है। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? मैंने बता दिया है इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के मापन के लिए 16 पीएफ। 16 पी का मतलब होता है यहाँ पे पर्सनालिटी, एफ से फैक्टर। इसका प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। और इसका निर्माण किसने किया? मैंने आपको बताया कैटल ने किया था। इस परीक्षण के अंतर्गत
17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। कितने शील गुणों को? 16 शील गुणों को मापा जाता है। और ये शील गुण कौन कौन से हैं? ईमानदारी है, सत्य और अहिंसा है, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह, आत्मगौरव, अधिनायकवाद, ये हैं पूरे 16 पीएफ फैक्टर में 16 शील गुण। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? बहुत ही आसान सा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। और ये कथन इसी से रिलेटेड स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया कथन है। स्टैनले हॉल ने कहा, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल का कथन है, ये पूछा जाता है खूब। स्टैनले हॉल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन फिल इन द ब्लैंक पर प्रयोग करके किया था। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। हमें भी आपकी तरफ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग वीडियो को जब तक शेयर नहीं करेंगे, नए स्टूडेंट में पहुंचेगा नहीं, तो पूरी बैच में संख्या बढ़ेगी नहीं। तो पढ़ा रहे कम से कम सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोग ज़रूर हेल्प कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर कीजिए। पावलोव ने सीखने की अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन फिल इन द ब्लैंक पर प्रयोग करके किया था। तो किस पर किया था? ऑप्शन सही हो जाता है सी, कुत्ते पर। पावलोव ने सीखने की अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। इस सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होना दिखाया गया है। यानी कि अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है, एक साहचर्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब डिटेल में पूरे सिद्धांत पढ़ाएंगे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, या सीखने की मौलिकता, गत्यात्मक स्वरूप, या रचनात्मकता के सूचक? किसके सूचक हैं? तो बहुत ही सिंपल, सीखने का वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। आपकी प्रगति कैसी हो रही है? सीखना कभी एक समान नहीं होता है। कभी सीखने में बहुत ज़्यादा उन्नति होती है, तो कभी सीखना मंद हो जाता है, और कभी सीखने में एकदम से कमी आ जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस आधार पर अधिगम का मापन रेखा चित्र खींच करके किया। एक रेखा खींच करके की कि कब अधिगम हो रहा है ज़्यादा, कब कम हो रहा है, कब बिल्कुल मंद पड़ा है, सपाट रेखा हो जाती है। इसे ही हम सीखने का वक्र कहते हैं, जो इस तरीके से समय और अधिगम के बीच खींची जाती है। तो कितने समय में आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, कितना सीखा, तो यही हो जाता है अधिगम का वक्र। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है किसके निर्माण में? सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप सभी देख रहे हैं। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या उपरोक्त सभी में? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, संवेगात्मक समायोजन सभी में प्रभावी होता है। संवेगात्मक रूप से आप स्थिर रहेंगे तभी आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। कक्षा शिक्षण भी आप अच्छे तरीके से तभी कर पाएंगे जब आप संवेगात्मक रूप से स्थिर रहेंगे। अनुशासन में संवेग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या ये सभी? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ये सभी। लर्निंग की प्रोसेस को अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए शिक्षक और छात्र का संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस संबंध में सम्मान, विश्वास, स्नेह, ये सभी
अच्छे मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, कभी भी आपको फिर दोबारा ये क्वेश्चन मिलते तो आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए और सभी क्वेश्चन आप अपने नोट्स में नोट करते चलिए, जितने भी आपको नहीं आ रहे हों, और जो आ रहे हों आप फटाफट से रिवीजन करते चलिए। विकल्प यहाँ डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो विकल्प सही हो जाता है आपके यहाँ पे सी, मिस हेलेन पार्खर्स्ट। मिस हेलेन पार्खर्स्ट ने डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया। इस शिक्षण विधि में क्या होता है? इस शिक्षण विधि में स्टूडेंट अपने अपने कार्यों को अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर पूरा करने के लिए एकदम से फ्री होते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने तरीके से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस शिक्षण विधि में समय सीमा का निर्धारण नहीं होता है, समय बाउंडेशन नहीं होता, कितने समय में तुम्हें ये काम करना है, इतना काम कंप्लीट करना है। बच्चे फ्री होते, स्वतंत्र होते हैं और अपने बौद्धिक स्तर के आधार पे अपना काम लेते हैं और उसे पूरा करते हैं, एकदम से फ्री होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाते हैं आपके पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। आपने कितने सही किए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? चारों विकल्प में से ऑप्शन जो सही हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से क्लास को अटेंड किया है। तो आप लोग पढ़िए और अब से आपके सुपर टेट के लिए क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। और अगर हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो टीचर हायर करने की कोशिश करेंगे आप सभी के लिए। बस आप लोग लगन से, मेहनत से जुटे रहिए और वनडे एग्ज़ाम टारगेट से ज़रूर जुड़िए। अपने 100% सफलता के लिए वनडे एग्ज़ाम टारगेट बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोग मैच्योर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो एक एक स्टूडेंट अपने 10-10 दोस्तों में ज़रूर शेयर करेगा। तो फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप है आप सभी के लिए, तो मेरे लिए भी थोड़ी सी सपोर्ट और मोटिवेशन की ज़रूरत है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।